हेलो गाइस, स्वागत है मेरे इस यूट्यूब चैनल में ह्यूमैनिटीज़ बाय कृष्ण कुमार। और आज हम डिस्कस करने वाले हैं आ, राज्यपाल के बारे में और इसकी भूमिका तथा राष्ट्रपति शासन। यानी कि आज हम जो एक आपका गवर्नर होता है उसका क्या रोल है, यानी कि जो आपके राज्यपाल जो होते हैं उसके क्या रोल होता है, यानी कि राज्यपाल की क्या भूमिका है, और राष्ट्रपति शासन। देखिए, अगर मैं राज्यपाल की बात करता हूँ तो बेसिकली जो राज्यपाल होता है, राज्यपाल की भूमिका केंद्र और राज्य के बीच हमेशा ही विवाद का विषय रहा है। बेसिकली जो आपका गवर्नर होता है वो एक स्टार्टिंग से ही क्या रहा है, एक विवाद का विषय रहा है। किसके बीच में? केंद्र सरकार और राज्य सरकार के बीच में। बेसिकली जो ये राज्यपाल होते हैं वो कौन होते हैं? राज्यपाल निर्वाचित पदाधिकारी नहीं होते, यानी कि इनका इलेक्शन नहीं होता। मतलब इनका कोई इनको हम वोट डाल के नहीं चुनते, या मतलब इनको किसी तरीके से निर्वाचित नहीं किया जाता, बल्कि इन ये जो होते हैं वो सेवा निवृत्त होते हैं, निर्वृत्त होते हैं। जैसे और वो कौन होते हैं? जो जिन्होंने अपनी सेवा दे चुके होते हैं, काफ़ी सैन्य सैन्य अधिकारी हो सकते हैं, लोक सेवक हो सकते हैं, या राजनीतिज्ञ हो सकते हैं। मतलब ये सारे जो होते हैं जिन्होंने अपनी सर्विसेज दे चुके मतलब पास्ट में अपनी सर्विस दे चुके होते हैं, उनको गवर्नर का पद दिया जाता है। गवर्नर के रूप में ये लोग चुने जाते हैं। फिर राज्यपाल की नियुक्ति केंद्र सरकार द्वारा की जाती है। बेसिकली इनकी जो नियुक्ति है वो केंद्र सरकार के द्वारा ही की जाती है। अतः राज्यपाल के फैसलों को अक्सर राज्य सरकार के कार्यों में केंद्र सरकार के हस्तक्षेप के रूप में देखा जाता है। मतलब कि जो राज्यपाल है, ये माना जाता है कि हमेशा से ये राज्य सरकार के कार्यों में हस्तक्षेप कर रहा है, क्योंकि इनका जो नियुक्ति है, इनकी जो नियुक्ति है वो कौन करता है? केंद्र सरकार करता है। तो इसीलिए जो स्टेट की जो गवर्नमेंट्स होती है वो ये मानती है कि जो गवर्नेंस है वो हमारे कामों में हस्तक्षेप करती है, जिससे वो अपने काम जो है वो सही तरीके से नहीं कर पाते, यानी वो काम करने में बाधाओं का सामना करना पड़ता है स्टेट गवर्नमेंट को। ठीक है, आगे देखिए। अ, जब केंद्र और राज्य में अलग दल सत्तारूढ़ होते हैं, तब राज्यपाल की भूमिका और अधिक विवादास्पद हो जाती है। इसका मतलब ये है कि जब केंद्र और राज्य, यानी कि जो आपका सेंट्रल गवर्नमेंट है वो किसी और पार्टी की है, और जो राज्य की गवर्नमेंट है यानी स्टेट की जो गवर्नमेंट है वो किसी और दल की, यानी किसी और पार्टी की है। यानी कि जो केंद्र, मान के चलो केंद्र सरकार जो है वो बीजेपी की है। से करंट में जो आपके देखो केंद्र सरकार जो है बीजेपी की है, और अगर हम करंट में दिल्ली की बात कर लेते हैं तो दिल्ली में क्या है? जो गवर्नमेंट है, यानी कि जो दल सत्ता में है वो कौन है? आप, यानी कि आम आदमी पार्टी। तो इस तरीके की जब सिचुएशन होती है तब क्या होता है कि राज्यपाल की भूमिका और अधिक विवादास्पद हो जाती है, यानी कि कह सकते हो कि जो उनकी भूमिका है और ज़्यादा कंट्रोवर्शियल हो जाती है। केंद्र राज्य संबंधों से जुड़े मामलों की पड़ताल के लिए केंद्र सरकार द्वारा 1983 में एक आयोग बनाया गया। मतलब कि इस तरह की प्रॉब्लम्स जो है उससे छुटकारा किस तरीके से पाया जाए, उस तरीके से निजात किस तरीके से पाया जाए, इसके लिए क्या किया गया? केंद्र सरकार द्वारा 1983 में एक आयोग बनाया गया। क्या बनाया गया? एक कमीशन बनाया गया। और इस कमीशन को फॉर्म्ड इसलिए किया गया क्योंकि जो प्रॉब्लम्स क्रिएट हो रही थी उन प्रॉब्लम्स को क्या किया जाए? सॉल्व किया जाए। मतलब बेसिकली जो केंद्र सरकार और राज्य सरकार, यानी कि स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट के बीच में जो भी प्रॉब्लम्स थी उनको सॉल्व करने के लिए, यानी कि जो राज्यपाल से रिलेटेड जो भी, मतलब जो गवर्नर से रिलेटेड जो भी प्रॉब्लम्स थी उनको सॉल्व करने के लिए इस आयोग को सरकारी आयोग कहते हैं। यानी कि जो ये आपका आयोग था इसको सरकारी आयोग कहते हैं, यानी कि सरकारिया कमीशन के नाम से इसे जाना सरकारिया कमीशन के नाम से इसे जाना जाता है। अच्छा, इस आय इस आयोग ने 1998 में अपनी रिपोर्ट में यह सिफारिश की थी कि राज्यपाल की नियुक्ति अनिवार्य तथा निष्पक्ष होकर की जानी चाहिए। मतलब जो ये आयोग बनाया गया था, यानी कि जो आपका ये सरकारी आयोग, यानी कि जो आपका सरकारी कमीशन था, उस ये जो कमीशन फॉर्म किया गया, इसने अपनी सिफारिश पेश की, और सिफारिश में ये बोला कि राज्यपाल की जो नियुक्ति है, यानी कि राज्यपाल को जो चुना जा रहा है वो अनिवार्य है, और लेकिन इनकी जो नियुक्ति है वो निष्पक्ष होकर की जानी चाहिए। यानी कि किसी तरीके का पक्षपात नहीं होना चाहिए, एक तरीके से निष्पक्ष होना चाहिए। ठीक है, यानी कि ये बेसिकली
जनता के हित के लिए काम करे, ना कि किसी मतलब बेसिकली स्टेट गवर्नमेंट या सेंट्रल गवर्नमेंट के बीच में उलझ जाए। बेसिकली निष्पक्ष होकर ये काम करे, या ना तो निष्पक्ष मतलब जो भी पॉलिसीज बनी पड़ी है उनके बिहाफ पे ये काम करे। ठीक है। अच्छा, आगे क्या है? एक और कारण से राज्यपाल की शक्ति और भूमिका विवादास्पद हो जाती है। मतलब इसमें एक बताया गया कि एक और रीज़न है जिसके कारण ये माना जाता है कि जो राज्यपाल है उसकी जो भूमिका है, यानी कि जो राज्यपाल का जो रोल है वो एक ऐसा रीज़न और है जिससे कंट्रोवर्शियल हो जाता है, यानी विवादास्पद हो जाती है। क्यों हो जाती है? देखिए, इसमें बताया गया है कि संविधान के सर्वाधिक विवादास्पद प्रावधानों में से एक अनुच्छेद 356, यानी कि एक हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसमें सबसे ज़्यादा कंट्रोवर्शियल जो आपका प्रोविज़न है, यानी कि जो आपका विवादास्पद जो प्रावधान है उसमें सबसे ज़्यादा 356 को माना गया है। मतलब 356 का भी नंबर आता है उसके अंदर, यानी कि 356 को भी एक विवादास्पद प्रावधान यानी कि एक कंट्रोवर्शियल प्रोविज़न माना जाता है। देखिए, इसके अंदर क्या है, बेसिकली इसके द्वारा राज्यों में राष्ट्रपति शासन लागू किया जाता है। यानी कि इसके द्वारा क्या कहते हैं, राज्यों के अंदर राष्ट्रपति शासन लागू किया जाता है, यानी कि जो स्टेट है उसके अंदर जो प्रेसिडेंट रूल है उसको क्या किया जाता है, लागू किया जाता है। ऐसा क्यों किया जाता है? देखिए, बेसिकली इस प्रोविज़न के अंदर, यानी कि जो आपका ये आर्टिकल है, आर्टिकल 356, इसमें ये बताया गया है कि इस प्रावधान को किसी इस प्रावधान को किसी राज्य में तब लागू करते हैं जब ऐसी ऐसी स्थिति उत्पन्न हो गई हो कि उस राज्य उस राज्य का शासन इस संविधान के उपबंधों के अनुसार नहीं चलाया जा सकता। यानी कि फेलियर फेलियर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी, यानी कि जो आपके जैसे इसमें बोला गया कि इसके द्वारा राज्यों में राष्ट्रपति शासन लागू किया जाता है। इस प्रावधान को किसी राज्य में तब लागू करते हैं जब ऐसी स्थिति उत्पन्न हो गई है कि उस राज्य का शासन इस संविधान के उपबंधों के अनुसार नहीं चलाया जा सकता। यानी कि फेलियर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी, यानी कि जो कॉन्स्टिट्यूशन के बेस पे अगर किसी स्टेट की जो नियम जो लॉज वगैरह वो नहीं, मतलब कॉन्स्टिट्यूशन के बेसिस पे नहीं चल रहा है वो स्टेट, तो क्या किया जाता है, आर्टिकल 356 का यूज़ करके राष्ट्रपति शासन यानी कि प्रेसिडेंट रूल वहाँ पे लगा दिया जाता है। अच्छा, आगे क्या कह रहा है? परिणाम स्वरूप संघीय सरकार राज्य सरकार का अधिग्रहण कर लेती है। यानी कि जो आपका सेंट्रल गवर्नमेंट है वो क्या करती है, राज्य सरकार यानी स्टेट गवर्नमेंट का अधिग्रहण कर लेती है। यानी कि स्टेट गवर्नमेंट की जो सारी पावर्स होती है वो सेंट्रल गवर्नमेंट के पास में आ जाती है जब आर्टिकल 356 को लगाया जाता है। इस विषय पर राष्ट्रपति द्वारा जारी उद्घोषणा को संसद की स्वीकृति प्राप्त करना ज़रूरी होता है। लेकिन जो ये इस तरीके के जो मतलब जो विषय होता है, इस तरह का जो टॉपिक होता है उस पर संसद की स्वीकृति प्राप्त करना ज़रूरी होता है। राष्ट्रपति शासन को अधिकतम 3 वर्षों तक बढ़ाया जा सकता है। मतलब ये कह रहा है कि जो ये 356 का यूज़ करके जो प्रेसिडेंट रूल लगाया जाता है इसको ज़्यादा से ज़्यादा सिर्फ 3 वर्षों तक ही बढ़ाया जा सकता है, यानी 3 वर्ष कम नहीं होते हैं। राज्यपाल को यह अधिकार है कि वह राज्य सरकार को बर्खास्त करने तथा राज्य विधानसभा को निलंबित या विघटित करने की अनुशंसा कर सके। यानी कि जो राज्यपाल है, जो आपका जो गवर्नर है, उसके पास ये पावर होती है कि वो क्या कर सकता है, राज्य विधानसभा को निलंबित कर सकता है, राज्य विधानसभा को पूरी तरीके से बर्खास्त कर सकता है, राज्य सरकार को बर्खास्त कर सकता है। यानी कि राज्य विधानसभा के जो मेंबर्स है उनको पूरी तरीके से बर्खास्त कर सकता है। इट मीन्स कि जो राज्य सरकार है वो पूरी तरीके से वो गिरा सकता है। यानी कि राज्य सरकार जो है अपने राज्य सरकार को अपने पद से इस्तीफा देने पे वो मजबूर कर सकता है। लेकिन इसके ऊपर भी कंडीशन है। ऐसा नहीं कि हमेशा जो राज्यपाल है वो ज़बरदस्ती विवश करेगा मुख्यमंत्री को, चीफ मिनिस्टर को, कि वो अपना इस्तीफा दे ही दे। ये तब होता है क्योंकि जब इस तरह की प्रॉब्लम्स होती है, जैसे आपको मैंने बताया ना, कॉन्स्टिट्यूशनल मशीन, फेलियर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल मशीन, यानी कि जो वहाँ की जितने भी मतलब रूल्स एंड रेगुलेशन जो है वो संविधान के बेस पे नहीं चल रहे, तब इस केस में राज्यपाल ऐसा कर सकता है, वहाँ की जो सरकार है उसको बर्खास्त, राज्य सरकार को बर्खास्त कर सकता है। अच्छा, इससे अनेक विवाद पैदा हुए। इससे क्या होता है कि जैसे कि अगर वहाँ की राज्य सरकार बर्खास्त कर देते तो इससे विवाद भी पैदा होंगे, क्योंकि कई सरकार ऐसी होती है जो
काफ़ी अच्छे बहुमत से मतलब सरकार में आई होती है, काफ़ी अच्छे ज़्यादा से ज़्यादा सीटों से जो है विधानसभा की ज़्यादा से ज़्यादा सीटों से वो विजय होते हैं और मुख्यमंत्री बनते हैं। लेकिन फिर भी कई बार इस तरह के प्रोविजंस के कारण क्या होता है, इस तरह के प्रोविजन के कारण क्या होता है कि उनको इस्तीफा देना पड़ जाता है। कुछ मामलों में राज्य सरकार को विधायिका में बहुमत होने के बाद ही बर्खास्त कर दिया गया है। जैसे मैंने कहा आपको कि कई बार क्या होता है कि जो राज्य सरकार है उनमें उनके पास विधायिका में बहुमत होता है, मेजोरिटी होती है, लेकिन फिर भी उनको बर्खास्त कर दिया गया है, ऐसा हुआ है। ठीक है, जैसे इसमें बताया गया 1959 में केरल में और 1967 के बाद अनेक राज्यों में बहुमत की परीक्षा के बिना ही सरकारों को बर्खास्त कर दिया गया, यानी कि बिना परीक्षा लिए हुए, यानी कि बिना उनको किसी तरीके से बोले हुए कि आप प्रूव करिए कि आप के पास बहुमत है कि नहीं, बिना इसके इनको बर्खास्त कर दिया गया राज्य सरकारों को। 1959 में केरल में किया गया था और 1967 के बाद ये नीति कह सकते हो, ये जो रीति है ये चलती आ रही है और ऐसा होता है। कुछ मामलों में सर्वोच्च न्यायालय में भी कुछ मामले जो है सर्वोच्च न्यायालय में भी गए हैं तथा सर्वोच्च न्यायालय ने फैसला दिया कि राष्ट्रपति शासन लागू करने के निर्णय की संवैधानिकता की जांच पड़ताल न्यायालय कर सकता है। यानी कि जो आपके कुछ इसमें लिखा है ना, कुछ मामले सर्वोच्च न्यायालय में भी गए, यानी कि जो कुछ मामले हैं वो सर्वोच्च न्यायालय में भी गए हैं और सर्वोच्च न्यायालय ने फैसला क्या दिया है कि राष्ट्रपति शासन लागू करने के निर्णय की संवैधानिकता की जांच पड़ताल न्यायालय कर सकते हैं। यानी कि न्यायालय डिसाइड कर सकता है कि जो राष्ट्रपति शासन लागू किया गया है, राष्ट्रपति शासन लागू किया गया है वो सही है या गलत है, या इसको लागू करना उचित था या नहीं, ये सर्वोच्च न्यायालय इसको जो है जांच पड़ताल कर सकता है। कौन कर सकता है? सर्वोच्च न्यायालय। ठीक है, तो देखिए इस वीडियो में इतना ही, और अगर मेरी वीडियो आपको पसंद आए तो आप हमारे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच।